हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी हम लोग रीट की जो एग्ज़ाम की जो पेपर आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और फोनेटिक्स में हमने 3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो अब आप लोगों को फोनेटिक्स में नॉलेज हो गया होगा कि वावल साउंड कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं और उनको किस तरह का सिंबल बनाना है अगर उन साउंड्स का उच्चारण किसी भी वर्ड में आता है। तो अभी जब आप लोग कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड्स पूरा पढ़ चुके हैं तो उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर्स कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये कुछ पेपर मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जो कुछ एग्ज़ाम के पुराने पेपर्स हैं जो अपने राजस्थान के भी हैं और कुछ दूसरी जगहों के भी हैं जहाँ पर कि रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और वहाँ पे भी जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो फोनेटिक्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी जो पेपर में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ये आप लोगों को डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं उनमें बहुत जगह अवेलेबल हैं, तो मैंने भी ऐसी एक बुक में से ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को इसके साथ डिस्कशन कर सकूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं, जो अभी मैं रीट के और जो वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ वो सब भी आप लोगों को मिलते रहें और आपकी पढ़ाई जारी रहे। मैं जानती हूँ कि ये कोरोना का जो समय चल रहा है इसमें सब लोग घर में बंद हैं, लॉकडाउन है, लेकिन आप अपने आप को बंद मत समझिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको एक सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी शील्ड के अंदर रखा गया है, क्योंकि आप लोगों को घर पे रहने के लिए कहा गया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी भी इस महामारी के समय भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, जो देश की सेवा में भी लगे हुए हैं और हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं ताकि हम लोगों को घर पे सब चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो इन सब चीज़ों से आप घबराइए नहीं, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपको पता ही नहीं चलेगा समय कैसे निकल जाएगा और थोड़े दिनों बाद में ये हम इस फेज़ को भी पार कर लेंगे। कोरोना की जो दूसरी लहर है इसको भी हम पार कर लेंगे और सब लोग वापस बाहर सड़कों पे नज़र आएंगे, सब एक दूसरे से मिल सकेंगे। अभी तो दूर से ही राम राम ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विथ साउंड्स इज द डैश मेथड। तो इसमें आपको मेथड बताना है कि कौन सा है। तो ये फोनिक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें ये बताया है कि द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विथ साउंड्स इज द डैश मेथड। इसका पूरी लाइन का मतलब ये है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके जो एक अलग आवाज़ निकालते हैं, जो उच्चारण पैदा करते हैं, उसको कौन सा मेथड कहा जाता है। तो उच्चारण के लिए हम फोनेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम फोनिक मेथड इसका पढ़ रहे हैं, फोनिक। तो इसका आंसर है सी। ओके, दूसरे तरीके से मैं इसको निशान लगाऊं तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। इसको अपन गोले में ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। चलिए ये ही ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, फोनिक इसका जो करेक्ट आंसर है। तो आपको इस जगह पे लिखना पड़ेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन इंटोनेशन मे नॉट बी अ डैश टोन, यानी इंटोनेशन मे नॉट बी अ डैश टोन, यानी जो इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका उतार चढ़ाव होता है आवाज़ का, जो ऊंचा नीचा करते हैं, वो कैसा नहीं होना चाहिए। जब आप फोनेटिक्स पढ़ते हैं, इट शुड नॉट बी लाउड, वो लाउड नहीं होना चाहिए। इंटोनेशन जो है वो आराम से ऊपर आवाज़ उठती है, नीचे उठती है, सॉफ्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। नेक्स्ट, द साउंड उ इज़ रिप्रेजेंटेड इन। तो उ और अ, अब आप इन वर्ड्स को बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उ साउंड कहाँ कहाँ पर आ रहा है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें देखिए, आप फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसको बोल के देखिए। फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो है गऊ, दूसरा है प्योर, प्राउड
और ऑयल। तो ऊ साउंड आपका कहाँ पे आया? अभी जब मैंने बोला था आपने सुना होगा कि वो आ रहा है प्योर में, ऊ है ना, प्योर, प्योर में। तो अब प्योर में साउंड आ रहा है ऊ का। नेक्स्ट देखिए, द फोनेटिक स्क्रिप्ट्स रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स क्लोज एंड क्लॉज आर। अब देखिए दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। ये वर्ड है क्लोज, क्लोज यानी बंद करना, और ये आपका है क्लॉज। आप पढ़ते हैं इंग्लिश में क्लॉजेस पढ़ते हैं, तो ये क्लॉज है दूसरा। तो अब आप देखिए इसको बोल रहे हैं हम क्लोज, ओज क्लोज है ना, और ये क्लॉज। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप ढूंढिए कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। आप देखिए क के लिए तो आप लोगों को पहले ही पता है कि के लिखा जाएगा। थोड़ा सा इसको तरीके से करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे हम चलो करते हैं क्लॉज का, तो क के सी के लिए हो गया क। इसको हम ओ जो है ये कहीं बोला नहीं जा रहा, क्लोज, क के बाद में सीधा ल आ रहा है, क्लोज है ना। तो क ल ओ, औज, औज, अ उ और ज। तो आपका ये वाला सही हो गया आंसर। क्लाउज, क्लोज है ना, क्लोज, क्लोज। और दूसरा है आपका क्लॉज, क्लॉज। ओ साउंड है इसमें, औ साउंड है, ये औ साउंड है और ये ओ साउंड है। तो इसलिए ये आपका आंसर जो है वो सही है फोनेटिकली, जब हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे तब। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। यानी अब आपको पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में फटाफट जितना उनको समझ में आता है आखिरी की लाइन को समझते हैं और आंसर करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, यानी इनमें से कौन से में है द वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनका कि कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। तो आप इसको जब पढ़ के देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला वर्ड है शिकागो और कोरस, ठीक है। दूसरा है आपका चेरिश और चेरिज्मा। थर्ड है आपका चाइना एंड क्रोम। और फोर्थ आपका है चेक और चेन। तो देखिए इन दोनों में ही यही एक ऐसे वर्ड है, जैसे पहला है शिकागो और कोरस, दोनों में डिफरेंट है। दूसरा है चेरिश और करिश्मा, उसमें भी अलग है। थर्ड है चाइना और क्रोम, इसमें भी डिफरेंट है। लेकिन चेन और चेक एंड चेन, ये जो दोनों वर्ड्स हैं इन दोनों में आपका जो फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो किसका है? च का है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया चेक एंड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। इसमें ध्यान दीजिए कि लाइन भी इन्होंने खींच रखी है कि एंड साउंड यानी आखिरी का साउंड जो है वो अलग है फ्रॉम द अदर वर्ड्स। बाकी के जो शब्द हैं उनमें आखिरी का साउंड कौन से में डिफरेंट है वो आपको पता लगाना है। तो आप देखिए पहला वर्ड है स्लीप, दूसरा है रीप यानी प और प, और तीसरा है आपका टीच, और चौथा है डीप। तो तीनों जो फर्स्ट ए बी और डी तीनों में देखिए प साउंड है लास्ट में, है ना, एंड साउंड। लेकिन टीच में आपका क्या साउंड है? च साउंड है। तो इसका आंसर हो गया सी यानी टीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। कि जो एंड साउंड है वो बाकी के शब्दों से कैसे भिन्न हो। यानी ये सेम ही सा क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला। अब आप इन वर्ड्स को जब पढ़ेंगे सही तो आप आंसर भी सही कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वर्ड जो है इसका वो है कॉन्सेप्ट, परसेप्ट, सेप्ट, और लास्ट का है कंसीट, कंसीट। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जेनेरिक। अब आपको मैंने क्या बोला? जेनेरिक। क्यों? क्योंकि हम जनरली हमेशा इसको जेनेरिक ही बोलते हैं, पर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में वो ज साउंड आएगा, जेनेरिक, है ना, ज वाला। तो ज वाला साउंड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ज वाला साउंड तो सिर्फ एक ही जगह पे दे रखा है, वो ये रहा। अब आप इसको पूरे को देख लीजिए कि ये सही है या नहीं। तो ये है ज ए साउंड हो गया, न रिक, जेनरिक। तो ये आपका करेक्ट इसका आंसर हो गया डी, जेनेरिक, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, डिप्थोंग्स आर नोन एज। डिप्थोंग्स को क्या बोलते हैं? जो आपने अगर मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड करी होगी तो मैंने उसमें 3-4 बार बताया है। डिप्थोंग्स आर नोन एज प्योर वोवल्स। प्योर वोवल्स होते हैं डिप्थोंग्स, ठीक है ना।
फोनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डील्स विथ, यानी जो फोनेटिक एस्पेक्ट है वो किस चीज़ से डील करती है। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स का, उसमें क्या क्या आता है, साउंड्स आती हैं, स्पेलिंग्स आती हैं, प्रोनाउंसिएशन आती हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर है सी, साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें दिख नहीं रहा, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए हमारे ऊपर, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फिर से थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि इजी रहेगा हमारे लिए इसको करना। अ फनीम इज डैश, मतलब क्या होता है फनीम। जो साउंड की एक सिंगल यूनिट होती है उसको हम फोनीम बोलते हैं। तो फोनीम क्या है, इट्स अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन गिवन बिलो फॉर द वर्ड ऑय। ऑय मैंने जब आपको पढ़ाया था, डिप्थोंग्स पढ़ाया था, तब भी मैंने ये वर्ड आपको बहुत ज़ोर दे के बताया था ताकि आप इसको याद कर लें। तो ये ओ और ई, ऑय, ऑय साउंड है इसके अंदर, ओ और ई, यानी छोटा आई जो ई है ना वो वाला आएगा। तो पहला वर्ड ही आप देखिए बॉय, बिल्कुल सही है। इसका आंसर फर्स्ट में ही लिखा हुआ है बॉय, क्योंकि ब ओ का साउंड है और ई छोटा ई है जो हम बड़े आई की तरह जिसका सिंबल बनता है, तो बॉय। नेक्स्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डैश कॉन्सोनेंट्स। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया 20। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होके कहीं आप साउंड्स मत बता देने लग जाना कि 44 साउंड्स होते हैं, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स मत बता देना आप। इसमें पूछा है कि अंग्रेज़ी भाषा में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अंग्रेज़ी भाषा में 26 अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 यानी 5 वावल साउंड्स होते हैं। तो अब इसमें क्या पूछा है, कॉन्सोनेंट पूछा है, तो आपका आंसर होगा 21। इंग्लिश लैंग्वेज में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सोनेंट की जगह पे वाउल होता तो फिर आप कितना लिखते, 5 लिखते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द वर्ड विच बिगिन्स विद अ डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड। कि ये जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें से अलग साउंड कौन से शब्द में आता है, उसको आपको ढूंढ के आंसर लिखना है। तो अब आप देखिए, हाउस ह साउंड से, होम ह साउंड से, ऑनर ओ साउंड से, और हैन वापस ह साउंड से। तो बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑनर ही आंसर इसका होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड्स इन अ डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि लास्ट का साउंड जो है जिसको अंडरलाइन कर रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड्स इन अ डिफरेंट साउंड, कि इनमें से अलग तरीके के साउंड के साथ कौन सा शब्द एंड हो रहा है। तो अब आप इसको पढ़ के देखिए, सिटी, स्काई, बाय, ट्राई। तो इसका आंसर हो गया सिटी, क्योंकि इसमें सिटी ई साउंड पे ये ख़त्म हो रहा है, स्काई में आई पे हो रहा है, बाय में भी आई पे हो रहा है और ट्राई में भी आई पे हो रहा है। तो इसका आंसर है सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड इन द मिडल। अब इस क्वेश्चन में आपको जो मिडल में अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उस शब्द को जिसका साउंड डिफरेंट है, यानी जो इनमें अलग है। तो पहला आप इसको सारों को एक एक बार पढ़ के देखिए, फुट, शुड, वुड और फूड। तो फुट यानी छोटा उ आ रहा है इसमें, है ना। तो इसका आंसर हो गया फुट, यानी इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसमें कौन सा साउंड है, फुट, उ साउंड है, शुड, वुड, फूड, तो ऊ साउंड है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव डिफरेंट साउंड्स अंडरलाइंड। कि ये जो इस शब्द नीचे दिए हैं इसमें जो आई के नीचे अंडरलाइन किया है उसमें आई का उच्चारण कौन से में डिफरेंट है। तो आप इनको बोल के देखिए। आपका फर्स्ट वर्ड है फिनिश, फाइनल, फिट और फिल्म।
तो आप देखिए फिनिश में भी ई साउंड है, फाइनल में आई साउंड है, फिट में वापस ई साउंड है और फिल्म में वापस ई साउंड है। तो इसका आंसर हो गया फाइनल। तो इसका आंसर हो गया बी। फोनेटिक्स के लिए आप सब लोग एक को मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है, हर वर्ड को प्रॉपरली बोलना है। अगर आप प्रॉपरली उस वर्ड को बोलेंगे तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए और उसके बाद में उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करिए, आपको इससे गलती नहीं होगी। जो लाइव क्लासेस में अभी वापस जब स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको पूरा उसमें समझाऊंगी। वैसे आपको अब तक मुझे लगता है कि 80% आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से फोनेटिक्स में ट्रांसक्राइब करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ई साउंड, यानी ये आई जो छोटा आई जैसा बना के दो बिंदियां लगाते हैं, जिसमें भी लास्ट में ये जो दो डॉट्स लगी हुई होती हैं, इनसे ये पता चल जाता है कि वो बड़ी, चाहे वो बड़ा ऊ हो चाहे वो बड़ी ई हो, उसका साउंड होता है ओ का साउंड होता है, जिसमें दो बिंदियां लास्ट में लग जाती हैं। जैसे आप लोग बारखड़ी जब पढ़ते हैं तो उसमें वर्णमाला में जब स्वर पढ़ते हैं तो ई ऊ है ना, तो ये ऊ वाला ई वाला वो साउंड होता है जिसमें ये बिंदियां से इसको जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि इसमें विच डज नॉट हैव ई साउंड। अब ये इसमें से वो शब्द ढूंढना है जिसमें बड़े ई की मात्रा नहीं है। तो पहला वर्ड जो है वो आपका है वीक, बीन, डीप और प्रीटी। तो अब आप देखिए इनमें से क्या आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ई साउंड, यानी बड़ा ई का साउंड किसमें नहीं है। वीक, बीन, डीप, प्रीटी। तो ये प्रीटी जो है इसका आंसर प्रीटी होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो गलत है उसको आपको चूज करना है। तो पहला देखिए पूल, बड़े ऊ की मात्रा प, इसको देखते हैं पहले हम, प फिर ठीक है, ऊ बड़ा है ठीक है, और ल, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप फूल, तो फ बड़े ऊ, बड़ा वाला ऊ और ल, फूल, तो ये भी सही है। थर्ड देखिए ट और बड़ा ऊ और ल, टूल, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए फुट, फ बड़ा ऊ और टी, तो ये वाला आंसर जो है ये आपका इसके लिए सही है, क्योंकि फुट में छोटा ऊ आएगा, यहाँ पे ये बड़ा ऊ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया, यहाँ पे सिर्फ ऊ आना चाहिए था, ये डॉट वाला ऊ गलत लिखा है, इसलिए ये इसका आंसर है। तो आंसर हो गया इसका फुट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में फ्रिकेटिव साउंड्स कितने होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी कॉन्सोनेंट वाली क्लास देखी है तो आप इसको फटाफट आंसर कर पाएंगे। फ्रिकेटिव कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये तो मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था कि आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, कि कौन कौन से आर्टिकुलेशंस होते हैं। मैनर, आर्टिकुलेशन ऑफ मैनर भी बताया था मैंने आपको। दोनों चीज़ें समझाई थी कि किस तरह से हमें दोनों का पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो बाइलेबल प्लोसिव क्या होते हैं, लेबियो वेलर सेमी वोवल क्या होते हैं, एल्वियोलर प्लोसिव क्या होते हैं, फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट क्या होते हैं, ग्लोटल फ्रिकेटिव क्या होते हैं, ये सब आपको उसमें चैप्टर में पूरा का पूरा मिल जाएगा। नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, खाली आपको याद ही करना है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने आएंगे। तो जैसे इसमें फ्रिकेटिव साउंड्स पूछ लिया तो फ्रिकेटिव साउंड्स 8 हैं, तो आप 8 लिख दीजिए। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक इज़, थिक का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले थ के लिए तो आपको पता है कि थीटा जैसा थ आएगा, और ई क यानी छोटा जो ई है जो आई की तरह लिखा जाएगा वो, और क, तो इसका फर्स्ट ही इसका आंसर हो गया थ ई क, थिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोनेटिक्स इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ। फोनेटिक्स जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये साउंड से संबंधित है। सेंटेंसेस, ग्रामर, ये सब अलग हो गया। फोनेटिक्स जो है वो किससे संबंधित है, साउंड से संबंधित है। एम साउंड इन द वर्ड मेक इज। अब मैंने आपको 3 साउंड बताए थे ना, म, न और है ना, कि ये जो 3 साउंड होते हैं ये किस में आते हैं, ये बायलेबियल में आते हैं। तो आपको एम साउंड इन द वर्ड मेक इज बायलेबियल, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस तो वो हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं।
तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो इसमें से पक्का रिपीट होने वाला आपके एग्ज़ाम में है। चाहे एक ही हो जाए तो ही बहुत अच्छी बात है, और क्या पता पाँचों ही हो जाए, तो वो आपके लक के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें। पिक आउट द वर्ड विच द लेटर CH को हम क्या बोलते हैं? च, है ना। तो च हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी जहाँ पे लिखा हुआ तो CH होगा, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे तो उसमें अलग साउंड आएगा, वो हमें इसमें से ढूंढना है। तो पहला वर्ड देखिए आप, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें पहला वर्ड है वो है चेक, च साउंड है। चेस, च साउंड है। केमिकल, इसमें यहाँ पे यहाँ पे CH का क साउंड आया है, और चेयरमैन में वापस च साउंड आया है। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर होगा केमिकल। नेक्स्ट लिख देखिए, विच लेटर ऑफ द वर्ड कोम इज नॉट स्पोकन, कि COMB, कोम ये मतलब होता है कंघी, ये एक वर्ड है, इसके अंदर कौन सा एक लेटर है जिसको बोला नहीं जाता है, जो साइलेंट है। ये भी हमने पढ़ा था। तो इसमें अब आप बताइए कि कौन सा साइलेंट हो सकता है। विच लेटर ऑफ द वर्ड कोम इज साइलेंट? भाई बी होगा, बी, क्योंकि कॉम म तक ही बोला जाता है, बी बोलते ही नहीं है इसमें। कॉम, म में ही ब का साउंड आ रहा है। कॉम, कॉम ब नहीं बोलते हम कभी इसको, कॉम, ठीक है ना। तो जब इसको फोनेटिकली आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो COM तक ही होगा, क ओ का साउंड, और म, ब नहीं लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट मतलब डी हो गया, जिसमें वर्ड जो है वो जो लेटर है वो है ब। नेक्स्ट देखिए लाइक, तो लाइक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको इसमें से ढूंढना है कौन सा होगा, यानी ल आई क, लाइक, आई, अ और ई, आई, लाइक, ल, आई और क। तो ल, फर्स्ट वाला देखिए, ल, आई और क, तो लाइक। तो ये फर्स्ट ही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है, डिप्थोंग्स है, आई, लाइक, है ना। ल, आई और अ और ई, आई और क, लाइक। नेक्स्ट देखिए, ट्री का भी उसी तरह से आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ढूंढना है। तो ट, र और बड़े ई की मात्रा है, ट्री। तो ट, र और बड़े ई की मात्रा ट्री। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिए, दीज, दीज, यानी पहले सबसे पहले तो आप द देख लीजिए, फर्स्ट वाले में भी द दे रखा है, ये बी और सी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें थ है, तो ये तो आपको वैसे ही देख के समझ आएगा। ई, ज साउंड, जो दीज, ज, दीज, तो ये स साउंड है इसमें, तो ये भी नहीं होगा लास्ट में, और इसमें क्या है, ज साउंड है। तो आंसर आपका हो गया डी, यानी दीज। ओके, व्हाट डज द वर्ड डिप्थोंग मीन? डिप्थोंग का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल है, समझाया हुआ आपको, कि जिसमें दो साउंड होते हैं, दो साउंड ग्लाइड होते, या ग्लाइड्स भी बोलते हैं, या दो साउंड होते हैं, उनको हम डिप्थोंग्स बोलते हैं। डी का मतलब ही डबल हो गया, तो 2 साउंड ग्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कट गया है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको पढ़ के आपको इसका आंसर बता देती हूँ, अगर आप नोट कर लीजिएगा। मोनोथोंग्स आर डैश इन नंबर्स, कितने होते हैं मोनोथोंग्स? हमने पढ़ा है, तो मोनोथोंग्स होते हैं 12। इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका सी आंसर है, जिसका आंसर आपका होगा 12, ठीक है। तो मोनोथोंग्स कितने होते हैं नंबरों में? 12। डिप्थोंग कितने होते हैं आपके? 8, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मोनोथोंग की जगह डिप्थोंग्स आ जाता तो आप 8 लिखते, लेकिन यहाँ पे मोनोथोंग्स पूछा है तो आप क्या लिखेंगे? मोनोथोंग्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज वेलम, कि वेलम किसको कहा जाता है, कौन से ऑर्गन ऑफ स्पीच को कहा जाता है? तो हार्ड पैलेट, वॉइस बॉक्स, एल्वियोलर, रिच और सॉफ्ट पैलेट। तो ये बहुत सिंपल है, सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसको कहा जाता है। वेलम क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसको
कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज वेलम। तो अभी अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए कि वेलम जो है वो सॉफ्ट पैलेट को भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड स्पीच इज। आर्टिकल और स्पीच में मुख्य अंतर क्या होता है? सिंपल है कि जो स्पीच होती है वो ज़्यादा फॉर्मल होती है, तो स्पीच इज़ मोर फॉर्मल। तो इसका आंसर होगा स्पीच इज़ मोर फॉर्मल। हमेशा स्पीच जो होती है वो फॉर्मल ज़्यादा होती है। करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू। करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू। तो इंडिविजुअल साउंड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपको ये बताना है। एक्यूरेसी से, फ्लुएंसी से, बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, नीदर एक्यूरेसी एंड नॉर फ्लुएंसी। तो इसमें दोनों ही, ये जो सी है ये सही होगा कि इसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, तभी हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट आएगा। एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी दोनों होनी चाहिए। एक्यूरेट भी बोलना है और फ्लुएंटली भी बोलना है। अ फिनोम इज़ अ डैश। तो फिनोम क्या है? एक सिंगल साउंड यूनिट है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बी होगा इसका आंसर। अभी एक्चुअली जो बॉक्स बना हुआ है इसको मैं हटाऊंगी तो ये सारा हट जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं आंसर इसका पहले बता देती हूँ कि फोनीम जो है वो एक सिंगल साउंड यूनिट है। ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में भी जो क्वेश्चन पेपर जब किया था स्टार्ट, उस समय भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। यानी किस पे जोर देना है, जोर जिस चीज़ पे दिया जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्टारवेशन जो शब्द है उसमें ये पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ पर जोर देना है। स पे देना है, ट पे देना है, आ पे देना है, र पे देना है, व पे देना है, किस पे देना है। तो आप इसको वर्ड को जब बोल के देखेंगे तो वर्ड होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन, स्टारवेशन। यानी जब हम व पे स्टारवेशन, तो स्टार तक जब हम पूरा बोल रहे हैं तो आर के बाद में यहाँ पर, आर के बाद में यहाँ पर जोर दिया जा रहा है इस जगह पे। तो ये ऊपर इस छोटा सा जो हमने आर के ऊपर एक कॉमा जैसा जो लगाया हुआ है उसको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं कि कहाँ पे द करेक्ट स्ट्रेस इन स्टारवेशन इज ऑन, कि स्ट्रेस कौन से शब्द के ऊपर है। तो आर के ऊपर स्ट्रेस है स्टारवेशन, तो आर के ऊपर ये जो छोटा सा हमने डैश जैसा लगाया है ये स्टारवेशन पे लगाया जाएगा, यानी आर पे लगा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्ट्रेस इन थर्मोमीटर इज ऑन, कि थर्मोमीटर जो शब्द है उसमें स्ट्रेस कहाँ होगा? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो ये आपका थर में र के बाद में स्ट्रेस लगाया गया है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिवाइव इज, कि रिवाइव जो है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? रिवाइव। तो र और ई, र और ई। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें री तक है, ठीक है, स्ट्रेस भी दोनों में सेम है। रिवाइव, आई साउंड, आई साउंड, ये रिवर्व हो गया इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट, जो इसका आंसर है हो गया फर्स्ट वाले यानी ए, रिवाइव। तो इसका आंसर हो गया रिवाइव का करेक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन है फोनेटिक वो ये वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, इलाइट इज, सॉरी ये आप खुद ही पढ़िएगा, मैंने वैसे पढ़ दिया है, लेकिन एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। इस वर्ड को अगर आप सही पहचान लेंगे तो आप नीचे आंसर भी सही बता देंगे। तो ये देखिए ये है ई, ल, आई, इलाई और ट, इलाइट। तो ये इलियट है, ये नहीं होगा। ये एलाइट है, ये भी नहीं होगा। ये इलिसिट है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो गया, इलाइट। तो आंसर हो गया आपका इसका बी। ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड्स इज डिफरेंट, कि डिफरेंट कौन सा साउंड है जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से डिफरेंट कौन सा, आप इनको बोल के देखिए। पहला है आपका डी, प्लीज, डील
और फिल, तो सीधा पता चल रहा है कि फिल होगा, क्योंकि इन सब में ई और ई आ रहा है और इसमें ई साउंड है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो गया फिल, यानी डी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन आरपी? तो कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। और वॉवल साउंड्स कितने होते हैं? 20 वॉवल साउंड्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24। अगर ये बोल देते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो 21 होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं इन आरपी? तो 24 साउंड्स होते हैं। द साउंड डैश इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बाय। अब आपको ये साउंड पहचानना है कि ये साउंड है क्या आखिर। आप इसको देखिए, ये अ साउंड है, क्या है ये साउंड? ये आपका साउंड है अ साउंड, तो अगेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अगेन, अगेन। तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया। साउंड पहचान लोगे तो आप वर्ड भी पहचान लोगे। नेक्स्ट देखिए, द साउंड आ इज रिप्रेजेंटेड बाय आ। अब आप वर्ड्स बोल के देखिए, आ पहचान लेंगे। पहला है हार्ट, शर्ट, फ्लर्ट और ऑल। तो इसमें अ साउंड है, इसमें अ साउंड है और इसमें ओ साउंड है और इसमें हार्ट। तो इसका आंसर क्या है? आ साउंड कहाँ पे आया आपका? हार्ट में आया। तो आंसर हो गया आपका हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हार्ट, यानी ए। नेक्स्ट देखिए, अ कंसोनेंट साउंड इज डैश। कंसोनेंट साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड वो होता है जो फ्रिक्शन के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। वॉवल साउंड्स जो होते हैं जो विदाउट फ्रिक्शन होते हैं। तो अ साउंड प्रोड्यूस्ड विथ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ डिप्थोंग इज अ डैश। कि डिप्थोंग क्या होता है? वाउल ग्लाइड होता है, यानी वाउल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा जब वाउल मिल के जो साउंड निकालते हैं वो डिप्थोंग साउंड होता है, यानी वाउल ग्लाइड हो गया इसका आंसर। बस खाली घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपल एप्रिशिएटेड हिज कंडक्ट। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज। यानी जो कंडक्ट शब्द है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है। क, अ, न, ड, अ, क, ट। तो अब आप देखिए, ये क फर्स्ट वाला ही है इसका आंसर। क, अ, क, अ, न, कन, ड, अक्ट, कंडक्ट। ठीक है, तो कंडक्ट, इसमें वो रैपिड वाला अ साउंड आया कंडक्ट में। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड नेफ्यू इज प्रोनाउंस्ड एज। तो नेफ्यू जो है आपका वर्ड, वो आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो इसका आंसर होगा बी। इसको हटाना पड़ेगा मुझे। नेफ्यू, नेफ्यू, तो आपका इसका आंसर हो गया बी। तो इस तरह, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 24 हैं। वाउल कितने हैं? 5 हैं, मिलके 26 बनते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका आंसर, इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश इज 24। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड ईट इज ट्रांसक्राइब्ड एज। ईट जो शब्द है उसमें इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? ईट, तो ई साउंड है, तो इसका आंसर हो गया डी। द लास्ट साउंड इन द वर्ड पुश इज ट्रांसक्राइब्ड एज। श है ये, श साउंड, तो क्या होगा इसका आंसर? पुश, ये यहाँ पे एक्चुअली श होना चाहिए, ये सिंबल जो है यहाँ पे श का होना चाहिए। पुश, श साउंड होना चाहिए था यहाँ पे। वो जो एस की तरह, ये एक्चुअली बीच में डंडी गलत खिंच गई है इसमें, ये सिर्फ यूं ही होगा, ये श साउंड होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड वाइड। वाइड का जो करेक्ट व, आ,
ई और ड, वाइड, आई। तो इसका फर्स्ट वाला ये आंसर होगा, व, आई और ड, वाइड। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक्स। ब, उ, क और स, बुक्स। देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो देखो, इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, स जो है लास्ट में, तो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा, ज तो होगा ही नहीं, बुक्स ज नहीं आता, बुक्स स आता है लास्ट में। तो ये समझ में आ गया कि ये सी और बी में से कोई इसका आंसर होगा। अब आप इसको बोल के देख लीजिए। पहले वाले में क्या है, इसमें तो फोनेटिकली ट्रांसक्राइब्ड ही नहीं कर रखा, डबल ओ लिख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया इसका सही आंसर, बुक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ओके, तो बुक्स इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड थिक। यानी थ के लिए आपको साउंड ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है, थीटा वाला थ। थीटा वाला थ कहाँ पे है आपका, बी में है, तो इसका आंसर हो गया, ये बी हो गया इसका आंसर, थीटा वाला थ। नेक्स्ट देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ आर पी कॉन्सोनेंट्स इज डन अकॉर्डिंग टू, कि क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे किया जाता है। आर, मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, दो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं जब हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें जो ये फर्स्ट वाला है यही आंसर आ जाएगा। आर्टिकुलेशन ऑफ प्लेस एंड आर्टिकुलेशन ऑफ मैनर, दोनों मैंने पूरा समझा रखा है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड वाइल डिस्क्राइबिंग अ वावल साउंड। वावल साउंड बताते समय किस को नहीं डिस्क्राइब करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड, किसको मैंशन नहीं करते हैं वाइल डिस्क्राइबिंग वाउल साउंड। वाउल साउंड जब हम समझाते हैं तो हम किस चीज़ को मैंशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा आपको बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए। द पार्ट ऑफ टंग रेज्ड, ठीक है, जब भी हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम अपने जीभ को, दांत को और अपने इसको पैलेट को, इन सब चीज़ों को यूज़ करके साउंड निकालते हैं ना। तो द पार्ट ऑफ द टंग रेस्ड, ये भी सही है। द हाइट टू विच द टंग इज रेस्ड, ये भी सही है। द पोजीशन ऑफ लिप्स, लिप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, होठ भी उसमें शामिल होते हैं। तो आई कांटेक्ट नहीं होता, तो सीधा सा सिंपल सा सही है कि जब फोनेटिक्स बोलते हैं तो उसमें आई कांटेक्ट का कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका है, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो शब्द दिए हुए हैं उनका करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको ढूंढना है। तो वर्ड जो आपका है वो आपका है बीट। तो ब, बड़े ई की मात्रा और ड, तो कहाँ पे आएगा ये आप देख लिए, ब और बड़े ई की, लास्ट वाला है ये, क्योंकि इसमें बड़ा ई है, ये आई लगा, आई जैसा लिख के और 2 बिंदियाँ लगी तो बड़ा ई हो गया, तो इसका आंसर हो गया डी। इसमें वैसे भी दिख रहा है आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसाइड। डिसाइड जो वर्ड है उसका भी आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलना है। तो ड और ई, डी साइड, स आई ड, ड यानी डी, आई डी यानी छोटा ई आ गया, डी, स के लिए एस आ गया, स, आई, आई साउंड है, आई, अ, ए और आई वाला, आई और ड, और ड के बाद में ई आया है तो उसको हम नहीं बोलेंगे, नहीं उसको फोनेटिकली लिखा जाता है जब लास्ट में ई आता है तब कॉन्सोनेंट के बाद में। तो फिर ये आपका ये वाला आंसर हो गया। फोनेटिक सिंबल्स आर, कितने फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, ये तो शुरू से जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है तब से मैं ये समझाई जा रही हूँ आपको कि फोनेटिक सिंबल्स हमेशा 44 होते हैं। तो द चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। ये थर्ड वाला तो पहले भी शायद आया है क्वेश्चन, है ना, रिपीट हो गया ये। तो इसमें आपका जो थ है, थिक वाला जो थ है उसको आपको बताना है। फॉर द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड थिक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि थ के लिए जो सिंबल है वो बी वाला ही है। पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड ब्रिज, यानी जो ब्रिज शब्द है उसके लिए आपको सही उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ढूंढना है ब्रिज वर्ड के लिए। अब तक तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, जो हम लोग ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस वगैरह पढ़ रहे हैं, कि किस तरह से हमने इनको सॉल्व किया है। मेरे को लगता नहीं कि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन इसमें रही होगी। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पिक आउट द वर्ड
द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड ब्रिज। तो पहले आपको क्या करना है, ब्रिज, ब्र ब र ई ज, यानी आप इस वर्ड को पहले बोल के देखिए। जब आप इसको सही तरीके से बोलेंगे तो आप इसको सही तरीके से फोनेटिकली ट्रांसक्राइब भी कर पाएंगे। तो आप बोल के देखिए, ब्रिज, ब र ई ज। तो ये आप सही तरीके से कर लेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, ब्रिज, ब्रिज नहीं है ये, ब्रिज, ई साउंड है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट, कि इनमें से सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं जो सेम कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब है आपका, है ना। एक्चुअली मैं आपको इसी तरह से समझाती हूँ जो मैं पहले समझा रही थी, बिना इसके समझ में नहीं आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें ये थ था, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसमें ये ब्रिज था। और ये नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के, तो स, सन सिटी, काइट, हाउस, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। ऐसे नहीं है बच्चों, ये दो दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स किस किस में आ रहे हैं, सन में और सिटी में, दोनों में क्या है, स और स। दूसरा वाला देखिए, काइट और सिटी, यानी क और स, तो ये नहीं होगा। ह और आवर, तो ये भी नहीं होगा। अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, तो और यू, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ही हो गया, सिटी एंड सन, यानी सन और सिटी में स साउंड आ रहा है, दोनों का कॉन्सोनेंट साउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वावल साउंड, अब इनमें से सेम वावल साउंड किस किस में आ रहा है वो आपको ढूंढना है। तो ट्रिप, ई साउंड, ट्रीट, ट्राई ये अलग हो गया, गुड, फूड, पुश ये भी डिफरेंट हो गया, शी, सी और सीट ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि तीनों में सेम ई साउंड है। ठीक है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें जो जैसे TOMB, तो ओ के नीचे इन्होंने लाइन लगा रखी है, इसको आपको इसका साउंड इसमें ढूंढ के लिखना है। तो पहले तो आप इसको बोल के देखिए, ये क्या है, चोम्ब, चोम्ब, ओ साउंड है, चोम्ब, चोम्ब, तो इसका आंसर ये होगा बी। हम इसको क्या बोलते हैं, टॉम्ब, जो हम गलत बोलते हैं, ओ साउंड नहीं है ये, चोम्ब, ओ साउंड होगा, चोम्ब। नेक्स्ट आपका देखिए, क्लॉज में ए और यू को हम क्या बोल रहे हैं, ओ, क्लॉज, ओ साउंड, तो ये आपका बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोनेटिक सिंबल्स आर, कितने होते हैं फोनेटिक सिंबल्स, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं, 44 होते हैं भाई, बहुत बार बता चुकी हूँ, अब तो मैं एकदम रट जाना चाहिए आपको, 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग के जो सिद्धांत हैं उनमें इन चारों में से कौन सा जो है उसको हम शामिल नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस इसको तो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस इसको भी करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर ये नहीं करते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी करते हैं। तो ये ही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्योर वॉल साउंड्स एंड डिप्थोंग्स इन इंग्लिश इज़, कि अंग्रेज़ी में प्योर वॉल साउंड्स और डिप्थोंग्स कितने होते हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया कि 12 प्योर वॉल साउंड्स होते हैं और 8 डिप्थोंग होते हैं, रट लीजिए। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड येस इज ट्रांसक्राइब्ड एज, जो डिफरेंट मैंने बताए थे, च, श, है ना, वैसे ही मैंने आपको येस वर्ड याद करवाया था कि य लिखा जाएगा, येस के लिए य आएगा और य के लिए सिंबल क्या होगा, जे जैसा होगा। तो अभी इसको मेरे को आपका हटाना पड़ेगा, ये जो सामने चार्ट है, ताकि आप उसको देख पाएँ। तो इसका आंसर होगा डी, आप लोग लिख लीजिए, इसका आंसर होगा डी, जहाँ पे ये जे जैसा सिंबल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड ब्लू, यानी जो ब्लू शब्द है उसमें जो आखिरी का जो शब्द है या जो साउंड है, आखिरी का शब्द से मतलब नहीं, आखिरी साउंड किस चीज़ का आ रहा है।
तो आप बोल के देखिए, सिंपल ब्लू, ऊ साउंड आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका ए। जो शब्दों का जो ओरिजिन होता है, उसकी जो साइंस होती है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको हम इटमोलॉजी बोलते हैं। तो द साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द जो हैं वो कहाँ से आए, उसका जो ओरिजिन है, उसके लिए हम उसको जो स्टडी करते हैं उसको हम इटमोलॉजी बोलते हैं। ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। द साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज इटमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। दिया हुआ है ड, अ और ट, तो क्या होगा? डट, डट होगा? नहीं, ये टी और उसके आगे सिंबल च है, च, ड, अ और च। तो ड, ये देखो इस तरह से लिखा हुआ है ना कि मेरे को भी एक बार में समझ में नहीं आया, मैंने भी सोचा कि ये डट लिखा हुआ है, लेकिन बाद में मेरे को दिखा कि ये ट नहीं, ये टी और जो श वाला जो सिंबल होता है जो मिलके च बनता है, वो सिंबल है ये। तो ये किस चीज़ का सिंबल हो गया? च का सिंबल है ये वाला, है ना। तो डच, तो संबल, अब आप देख लो कहाँ लिखा हुआ है डच, तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी, डच। द करेक्ट स्ट्रेस इन द वर्ड पर्टिकुलर इज, पर्टिकुलर जो वर्ड है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, तो र के बाद में यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, तो पर्टिकुलर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलो, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलो। तो किस चीज़ का ट्रांसक्रिप्शन बताना है भाई इसमें? चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलो का, फॉलो तो दिया हुआ ही नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। ये मेरे को लग रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बलून होना चाहिए, बलून, ये ही सही होगा, बलून। बलून वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ढूंढना है इसमें आपको, इसमें छपा नहीं है, लेकिन इन चारों के जो ऑप्शंस हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि बलून वर्ड का ही ढूंढना होगा। ठीक है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर, लेकिन फिर भी मेरे अंदाजे से ये बलून होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये किस चीज़ का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है? इसको आप पढ़ के देखिए, थिएटर, ये तो थिएटर है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए थिएटर कहाँ दिया हुआ है, थिएटर, 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 थ फिर ईयर, है ना, थिएटर, थिएटर। द वर्ड यूटिलिटी इज ट्रांसक्राइब्ड फोनेटिकली एज, यूटिलिटी शब्द जो है उसको फोनेटिकली अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएंगे? इसमें दिख ही नहीं रहा है, फर्स्ट भी नहीं होगा इसका आंसर, सेकंड भी नहीं होगा, और थर्ड दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ ही देते हैं, वैसे फर्स्ट और सेकंड तो इसका ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने फ्रिकेटिव साउंड्स होते हैं? 9 फ्रिकेटिव साउंड्स होते हैं। पहले एक क्वेश्चन क्या आया था जिसका आंसर हमने 8 लिखा था, याद करो उसको। इसी तरह से आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहने लग जाएगा कि फ्रिकेटिव साउंड्स कितने हैं। ठीक है ना, तो फ्रिकेटिव साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 9 होते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका 9। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक इज, वापस ये वही आ गया क्वेश्चन, थिक को तो बहुत पकड़ रखा है इन लोगों ने, बहुत बार रिपीट हुआ है थिक वाला, कि थिक का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा? तो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, थ, ई और क, थिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नाउ, नाउ, क्या है ये? औ साउंड आता है इसमें, नाउ, तो कौन सा सही होगा? न, अ और उ, नाउ, तो फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स हैज़ द सेम वर्ड्स वॉल साउंड, वॉल साउंड दोनों में कौन कौन सा सेम है? जो दो दो शब्द दिए हुए हैं इनमें वॉल साउंड्स देखना है कि किस किस में सेम है। पहला वर्ड है बुक और शूज़, हेड और रेड, साइन और सिन, थ्रो और थ्री, तो बताइए किस किस में आपका सेम है? इसमें आपका आएगा हेड साउंड और रेड साउंड, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऊ है, बुक ऊ साउंड, और शूज़ ऊ साउंड, दूसरे वाले में ए, इसका मतलब ये आपका सही आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिगिंस विद द सेम कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड कौन कौन से में सेम ही है? वैसे तो इसमें 2 ही दिखाई दे रहे हैं, 2 मैं अब इसको हटाऊंगी तब दिखेगा, तो पहले इनको ही देख लेते हैं।
पहला वाला कैट और सिटी, क और स ये नहीं है। सी वाला नो और नेम, तो यही होगा इसका आंसर, सी ही होगा। नो और नेम में सेम है। बाकी आप चेक कर लीजिए अब एक बार और, 2 वर्ड्स और क्या दे रखे हैं। गेम और जिम दे रखा नहीं है, पार्टी और फोटो दे रखा है, ये भी नहीं, तो इसका आंसर सी ही है, नो और नेम। चलिए एक पेपर और देख लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ टोन इज, की जो हमारा जो टोन है, जो आवाज़ जो वॉइस है, वो जो ऊंची उठती है, नीची उठती गिरती है, कैसे उसको ऊपर नीचे करना है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा दे दिया लेकिन घुमा के दे दिया, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइज एंड फॉल ऑफ द टोन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, इंटोनेशन बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ का उतार चढ़ाव इंटोनेशन बोलते हैं। There are 44 sounds in English. Out of these, how many sounds are vowel and how many are consonant respectively? वापस वही क्वेश्चन आ गया कि वाउल साउंड कितने हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं। तो वही इसका आंसर हो गया फर्स्ट, यानी 20 और 24। 20 वाउल साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज टू गिव अ प्रैक्टिस इन, कि किस मिनिमल पेयर्स जो होते हैं वो यूजुअली किस चीज़ को प्रैक्टिस कराने के लिए दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो इसका आंसर होगा प्रोनाउंसिएशन। इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, द लर्नर शुड, लर्नर को क्या पता होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ी में। अगर हम उच्चारण सीखना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं शब्दों का, तो किस चीज़ का नॉलेज हमारे को होना चाहिए। तो हमारे को नॉलेज होना चाहिए स्पेलिंग का, मीनिंग्स का, एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस, की क्या शब्द है, क्या उसका मतलब है और कैसे उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता पाएंगे। तो इसका आंसर होगा नो द स्पेलिंग, मीनिंग एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इटोमोलॉजी क्या है, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट ये इसका आंसर नहीं दिख रहा बाकी का, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना तो उत्तर आ गया पहले में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड अकाउंट, अकाउंट शब्द का सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसमें हमारे को ढूंढ के बताना है कि क्या होगा। तो आप देखिए ज़रा और बताइए मुझे क्या हो सकता है। अकाउंट शब्द है, अकाउंट, वो वाला कौन सा जो उल्टा ई की तरह लिखा जाता है, अरे उसी को ही ढूंढ लो। अकाउंट है तो वाला सीधा सीधा है, डी होगा इसका आंसर। डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वाउल्स। ये वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ई साउंड, ई यानी बड़ा ई किसमें नहीं है, वीक, बीन, डीप, प्रिटी। तो सीधा सा आंसर है प्रिटी, क्योंकि बाकी सब में तो बड़ा ई आ रहा है। पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन इसमें से कौन सा है वो ढूंढना है। तो पूल का सही है, टूल का सही है, फूल का सही है और फुट का गलत है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऊ दे दिया और यहाँ पे बोलना आना क्या चाहिए, छोटा ऊ आना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मैनी फ्रिकेटिव साउंड्स, इसको हटा देती हूँ। हाउ मैनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। फ्रिकेटिव साउंड्स कितने होते हैं, 9 होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा सी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो आप लोग ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करते रहें और हम फोनेटिक्स जिस तरह से पढ़ रहे हैं वैसे ही हम बाकी की जो लेवल 1 और लेवल 2 की इंग्लिश है उसकी भी तैयारी अच्छे से कर सकें। कोरोना के कारण जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जो अपने गांव में चले गए हैं, उन तक ये शायद वीडियो नहीं पहुंच पाया। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी रीड के बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कम से कम 5-5, 6-6 बच्चों को, मैं तो कहूँगी 10-10 बच्चों को अपना ये वीडियो शेयर करें, और स्पेशली उनको जो रीड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ and do well in your exams, prepare well for your exams.
थैंक यू। और जाने से पहले 6th से लेकर 12th तक के भी अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़ने वाले हैं तो उनको भी आप अनीता शिक्षा चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। स्पेशली 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उनको भी आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।